दोस्तों नमस्कार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अब साफ शब्दों में बता दिया है कि लड़ाई किसके बीच है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ही तरह राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर मनु स्मृति का जिक्र करते हुए कह दिया कि ये किताब दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती है और इसी किताब को बीजेपी आरएसएस मानती है। आरएसएस के नेता समय समय पर किस तरह से मनुस्मृति का पक्ष लेते रहे हैं, संविधान का विरोध करते रहे हैं, यह भी खड़गे और राहुल गांधी ने साफ तौर पर संसद में बता दिया। दोस्तों, इन्हीं सब आरोपों से पैदा होते हैं सवाल, ऐसे सवाल जिनके जवाब बीजेपी और सहयोगियों के पास नहीं है। लेकिन देश की प्रगति के लिए, देश के समुचित विकास के लिए जरूरी है कि भेदभाव, छुआछूत मिटाते हुए आगे बढ़ा जाए। इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इन सवालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन ये सवाल बीजेपी आरएसएस के लिए आसान नहीं है, ये कठिन सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी आरएसएस किसके साथ है, संविधान या मनु स्मृति। शायद इसी तरह के सवालों से बचने के लिए बीजेपी देश को कांग्रेस का काल याद दिलाने लग जाती है। आपने सुना होगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस पर संविधान संशोधन करने का खून लग गया था। अब इस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने जवाब दे दिया है कि कैसे वक्त की जरूरत के हिसाब से कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किए थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आइए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि एक लंबे समय से राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे को अलग अलग मंचों से उठाते चले आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है। शायद बीजेपी देश को यह नहीं बताना चाहती है कि हमने देश के पिछड़ों, दलितों, वंचितों, महिलाओं को कितना आरक्षण दे रखा है। अब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जवाब में यह कह दिया कि हमने आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों को 10% तक आरक्षण दे दिया। प्रधानमंत्री जिस आरक्षण की बात कर रहे थे दोस्तों, वह आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच से बिल्कुल परे है। अंबेडकर ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होगा। उन्होंने यही लिखा था कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए आरक्षण दिया जाएगा, जिससे कि सामंतवादी ताकतें दलितों, पिछड़ों की सरकारी संस्थाओं में भागीदारी कम ना कर दें। इसलिए आरक्षण दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री तो उल्टी गंगा बहाते नजर आए। राहुल ने अपने भाषण में साफ शब्दों में कह दिया कि एकलव्य द्रोणाचार्य से इसलिए शिक्षा नहीं ले पाए क्योंकि वह ऊंची जाति के नहीं थे। इस कारण बाद में उसे अपना अंगूठा काट कर भी देना पड़ा। राहुल ने देश को बताया कि आज भी यही हो रहा है। सरकार किसानों, युवाओं के अंगूठे काट रही है, यानी उनका हुनर, उनकी शक्ति, उनकी निडरता उनसे छीनी जा रही है। चूंकि वीडियो का शीर्षक मनुस्मृति बनाम संविधान से जुड़ा हुआ है, इसलिए बात मनुस्मृति की ही करते हैं दोस्तों। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब एक बहुत बड़ा संघर्ष था कि देश की जनता को क्या दिया जाए। एक ओर आरएसएस के लोग थे जो देश को मनुस्मृति देना चाहते थे, एक ओर अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जो सबको समान अवसर देने वाला संविधान देना चाहते थे। राहुल ने एक हाथ में मनुस्मृति, दूसरे हाथ में संविधान की किताब लेकर उसी समय की याद दिला दी और देश को यह बता दिया कि वह संघर्ष, वह लड़ाई आज भी जारी है। राहुल ने पिछड़ों, दलितों, वंचितों को समानता के अवसर देके उन्हें सवर्णों के समान लाने की बात कही, तो वहीं प्रधानमंत्री ने सवर्ण आरक्षण का नाम लेकर यह बता दिया है कि वे वंचितों को क्या देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं। उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मनुस्मृति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आरएसएस ने देश के संविधान को नहीं माना। उन्होंने संविधान को जलाया, नेहरू, गांधी, अंबेडकर के पुतले जलाए, क्योंकि इन सब ने मनुस्मृति के हिसाब से संविधान नहीं बनाया था। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश से कई झूठ बोले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर संविधान संशोधन करके संविधान बदलने तक के आरोप लगा रही है। मोदी तो अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल न रखते हुए ये तक कह गए कि कांग्रेस पर संविधान संशोधन करने का खून लग गया था। इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस संशोधन के जरिए कौन से काम हुए। अब बीजेपी ने इतिहास के संविधान संशोधनों का जिक्र कर ही दिया है, तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर कांग्रेस ने किन कारणों से संविधान संशोधन किए थे और उससे क्या फर्क आया था। दोस्तों, कांग्रेस के समय पहला संविधान संशोधन
जमींदारी को खत्म करने के लिए हुआ था, जिससे किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला। ये आज़ाद भारत के लिए एक क्रांतिकारी काम था। कांग्रेस ने 12वां संविधान संशोधन करके गोवा, दमन दीव को पुर्तगाल के कब्जे से छुड़ाकर भारत में शामिल कराया। 35वें 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 26वें संविधान संशोधन के जरिए राजा रानियों के प्रिविलेज खत्म कर दिए गए, जिससे देश में राजा रानियों का दौर पूरी तरह खत्म होने लगा। ये किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। बीजेपी इंदिरा गांधी को आपातकाल के अध्याय की एक विलेन के तौर पर तो हमेशा से ही पेश करती आई है, लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि आपातकाल भी संविधान के तहत ही लगाया गया था। हालांकि उसका समर्थन कोई भी लोकतंत्र समर्थक नहीं कर सकता है। आपातकाल लगाने की सजा भी इंदिरा को खूब मिली, खुद की सीट भी नहीं बचा सकें, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी के समय जो काम किए गए जिससे देश को फायदा मिला, इसका पता भी देश को होना चाहिए। इंदिरा गांधी की हिम्मत और हौसले का ही परिणाम था कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। बांग्लादेश नाम के एक सेक्युलर राष्ट्र का जन्म हुआ। जो बीजेपी बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा जोर शोर से उछालते हुए विपक्ष पर हमले बोलती है, उन्हीं हिंदुओं की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया था, ताकि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के निशाने पर ना आए। ये सब भी समझना जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारी सरकार बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी क्यों नहीं दे रही है? ये भी बड़ा सवाल है। इसी सवाल को प्रियंका गांधी ने भी संसद में उठाया। दोस्तों, पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। खैर, हम बात कर रहे थे संविधान संशोधन की। 61वां संविधान संशोधन तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने किया था। उसके जरिए ही मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। ये युवाओं के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। ऐसे कई सारे संशोधन हैं जिन्हें या तो बताया नहीं जाएगा, और यदि बताया जाएगा तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, जिससे आज के सवालों से बचा जा सके। दोस्तों, संविधान संशोधनों में भी कई कमियां रही होंगी, लेकिन वो संविधान संशोधन भी उस समय जो विपक्ष में पार्टी रही होंगी, उन्हीं की मौजूदगी में ही तो किया गया होगा। क्या उस समय आज की तरह के आरोप लग रहे थे क्या कि संविधान बदल दिया जाएगा? ऐसा कोई आरोप लग रहा था उस समय की कांग्रेस की सरकारों पर? इस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है। ये भी एक अलग विषय है। इन्हीं सब बातों का जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष ने भी किया और कहा कि हम झूठ का जवाब सच और तथ्यों के साथ देंगे। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने 11 सूत्रों की बात कही है। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नकल कही जा सकती है। इंदिरा गांधी ने भी अपने समय 20 सूत्र दिए थे, लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो सूत्र दिए हैं, यानी जो पहल की हैं, उन्हें समझना जरूरी है। दोस्तों, इंदिरा गांधी के 20 सूत्रों में पहला सूत्र था जरूरी चीज़ों की कीमतें कम करना, जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन देना, खेती में लगे मजदूरों की आय बढ़ाना, रोजगार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देना, मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स की दरें कम करना, स्कूली बच्चों की किताबें सस्ती करना। इन्हें उस समय की सरकार ने सख्ती से लागू भी किया था। उनका असर कितना हुआ ये एक अलग विषय है, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो सूत्र दिए उसमें उन्होंने ये बताया था कि हम जनता के लिए ये सब करेंगे जिससे उनका जीवन अच्छा बने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या सूत्र दिए हैं? कर्तव्य पालन करें, कानून का सम्मान करें, संविधान का सम्मान हो, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त किया जाए, महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी जाए, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये बातें कही किसके लिए जा रही हैं? क्योंकि वे एक और राजनीति में परिवारवाद की बात करते हैं, दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी बीजेपी परिवारवाद से बुरी तरह जकड़ी हुई है। वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूसरी ओर जिस उद्योगपति को उनका मित्र कहा जाता है, उन गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं, और उन्हीं अडानी पर हमारे प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई भी नहीं करते। क्यों? महिलाओं के नेतृत्व की बात की जाती है, दूसरी ओर महिला अपराध के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। चाहे बीएचयू का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे ब्रजभूषण कांड हो, साफ होता है कि ये सब बातें जनता से की जा रही हैं।
कि आप कानून का पालन करें, कर्तव्यों का पालन करें, और विपक्ष के लिए निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि राजनीति को परिवारवाद से मुक्त किया जाए। तो फिर सवाल दोस्तों यही उठता है कि अगर सब कुछ जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? संविधान क्या इसीलिए बना था कि सरकार किसी राजा की तरह जनता को प्रजा समझकर आदेश या निर्देश दे? भले ही सरकार पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसे गंभीर आरोप लगे हों। खैर, आखिर में इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस ने अब लड़ाई साफ कर दी है कि लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जिम्मेदारियों से बचने की है, इतिहास को याद करते हुए गड़े मुर्दे उखाड़ने की है। एक विचारधारा मौजूदा समस्याओं पर बात करने की है, सवाल पूछने की है। एक ओर संविधान है, दूसरी ओर मनुस्मृति है। अब ये तय जनता को करना है, उसे क्या चाहिए? उसे हक, अधिकार चाहिए या आदेश, निर्देश चाहिए? नमस्कार।